In continuation of the last videos on phase rule of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about क्रांतिक विलयन ताप या समविलयन ताप पर अशुद्धियों का प्रभाव, that is effect of foreign substances on critical solution temperature or consolidate temperature. किसी तंत्र के लिए क्रांतिक विलयन या समविलयन ताप एक निश्चित मान रखता है। किसी भी घटक या दोनों में अशुद्धि मिली होने पर इसका मान बहुत अधिक परिवर्तित हो जाता है। सर्वप्रथम क्रिस्मर ने घुली हुई अशुद्धियों का क्रांतिक विलयन ताप पर असर का पता लगाया तो बताया कि इथेनॉल पेट्रोलियम तंत्र में केवल 1% जल इथेनॉल में होने से उसके क्रांतिक विलयन ताप में 17 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। यह देखा गया है कि दो घटकों में से किसी एक घटक में अशुद्धि घुलनशील हो तो उस तंत्र का क्रांतिक विलयन या समविलयन ताप बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिनॉल जल तंत्र में 0.1 एम नैफ्थलीन 1% मिलाने पर क्रांतिक विलयन ताप 20 डिग्री बढ़ जाता है, यानी 65 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यह ताप में बढ़ोतरी जल से लवण निकालने के कारण होती है। इसी प्रकार अशुद्धि या मिलाया हुआ पदार्थ तंत्र के दोनों घटकों में घुलनशील हो तो उस तंत्र का क्रांतिक विलयन ताप का मान कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फिनॉल जल तंत्र में सक्सिलिक एसिड मिलाने पर उसका क्रांतिक विलयन ताप कम हो जाता है। इसको ऋणात्मक लवण निकालना प्रभाव कहते हैं, यानी निगेटिव सॉल्टिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। यह देखा गया है कि क्रांतिक विलयन ताप में परिवर्तन अशुद्धि की मात्रा के मिलाने के समानुपाती होता है। बहुत थोड़ी सी अशुद्धि मिली होने पर क्रांतिक विलयन ताप में जितना परिवर्तन होता है उससे किसी पदार्थ की शुद्धता की जांच की जा सकती है। मानव शरीर में गुर्दे की सही कार्य प्रणाली का पता क्रांतिक विलयन ताप के द्वारा लगा सकते हैं। गुर्दे के द्वारा जो यूरिन निकलता है वह यूरिन फिनॉल तंत्र के क्रांतिक विलयन ताप को 8% बढ़ा देता है। अगर क्रांतिक विलयन ताप 1 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है तो गुर्दे की कार्य प्रणाली ठीक मानी जाती है। अब हम आते हैं इममिसिबल लिक्विड्स की स्टडी पर। अमिश्रणीय द्रव तंत्र यानी इममिसिबल लिक्विड सिस्टम जैसे CS2 वाटर सिस्टम, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाटर सिस्टम, वाटर एंड मर्करी आदि में प्रत्येक द्रव यानी जो घटक है वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। वह एक दूसरे के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं डालता, अर्थात अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण में प्रत्येक घटक अन्य घटकों से अप्रभावित रूप में अपना वाष्प दाब डालता है और इस प्रकार मिश्रण का कुल यानी समग्र वाष्प दाब उस ताप पर समस्त द्रवों के अलग अलग वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। माना कि अमिश्रणीय द्रव A व B हैं जिनके वाष्प दाब क्रमशः PA तथा PB हैं। अतः डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार P = PA + PB। दो अमिश्रणीय द्रव उस ताप पर उबलते हैं जिस ताप पर दोनों द्रवों का संयुक्त यानी कुल वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात PA + PB = वायुमंडलीय दाब। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी मिश्रण का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वह उसमें उपस्थित शुद्ध द्रवों के क्वथन ताप से यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। गैस नियमों का उपयोग करके आसुत डिस्क्रीट में दो द्रवों की आपेक्षिक मात्राएं ज्ञात की जा सकती हैं। माना कि V वाष्प का आयतन है तो PAV = NART एंड PBV = NBRT। अतः PA/PB = NA/NB। यहाँ NA व NB क्रमशः द्रव A व द्रव B की वाष्प प्रावस्था में मोलों की संख्या है। हम जानते हैं कि Na = WA/Ma व Nb = WB/Mb। अतः Na/Nb का अगर यह मान हम इक्वेशन में प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है जो इक्वेशन का रूप PA/PB = WA/Ma/WB/Mb which becomes equals to WA/WB × MB/Ma और WA/WB = PA × Ma/PB × MB। अतः आसुत में द्रवों का भार उनके वाष्प दाब व अणुभार के अनुपात में होता है। यह सामान्यीकरण भाप आसवन का आधारभूत सिद्धांत है। इस विधि का उपयोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी उच्च होते हैं या उनके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही विघटित हो जाते हैं। ऐसे द्रव जो जल के साथ अमिश्रणीय हो, भाप की उपस्थिति में वाष्पित होते हों, वह बॉइलिंग पॉइंट उच्च हो। फॉर एग्जाम्पल,
एनिलीन, बेंजिल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन आदि का भाप आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। भाप आसवन के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण जैसा कि हमने देखा इस चित्र में दिखाया जा रहा है। इसमें धातु का एक डिब्बा डी होता है जिसमें जल के उबलते रहने से निरंतर भाप बनती रहती है। इस भाप को एक बड़े फ्लास्क एफ जिसमें अशुद्ध कार्बनिक द्रव है उसमें से गुजारते हैं। फ्लास्क एक जल संघनित्र यानी कंडेंसर, वाटर कंडेंसर सी से जुड़ा रहता है, जिसके दूसरे सिरे पर एक रिसीवर ग्राही आर रहता है। भाप तथा फ्लास्क एफ में से निकले हुए कार्बनिक द्रव के वाष्प संघनित होकर ग्राही यानी रिसीवर आर में एकत्रित हो जाते हैं। जल तथा कार्बनिक द्रव ग्राही में आर में अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं, जिन्हें पृथककारी कीप द्वारा आसानी से अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद कार्बनिक द्रव को शुष्क करके पुनः आसुत कर लिया जाता है। एनिलीन को जल से शुद्धिकरण करने का मिश्रण 98.5 पर उबलता है, जो एनिलीन व जल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। वाष्पों के घनत्व उनके अणु भारों के समानुपाती होते हैं, अतः आसुत होने वाले द्रवों का अनुपात निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि है कार्बनिक पदार्थ अपन जल इज इक्वल टू पी ऑर्गेनिक इंटू एम ऑर्गेनिक अपॉन पी डब्ल्यू इंटू 18। दैट इज द प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड अपॉन प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर दैट इज 18। अब हम आते हैं नर्स वितरण नियम और नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। किसी विलेय ठोस या द्रव का दो अमिश्रणीय दलों में विभाजन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू इममिसिबल सॉल्वेंट्स। सन 1872 में बर्तेलो तथा जंग फ्लैश ने प्रयोग करके देखा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड में विभिन्न सांद्रताओं का बना आयोडीन विलयन आसुत जल के साथ हिलाया जाए और फिर स्थिर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय पश्चात मिश्रण दो परतों में विभक्त हो जाता है। ऊपरी परत आयोडीन के जलीय विलयन की तथा नीचे की परत आयोडीन के कार्बन टेट्राक्लोराइड या CS2 में विलयन की होती है। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार आयोडीन दोनों परतों में वितरित हो जाती है और साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात आयोडीन अणुओं के जल से CS2 परत में गमन की गति आयोडीन अणु के CS2 से जल की परत में गमन की गति के बराबर हो जाती है। साम्यावस्था पर दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रता मानक सोडियम थायोसल्फेट से अनुपापन करके ज्ञात कर लेते हैं। आयोडीन की विभिन्न मात्राएं लेकर प्रयोग को दोहराते हैं। निश्चित तात्पर्य पाया गया कि दोनों परतों में आयोडीन की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है तथा यह आयोडीन की कुल उपस्थित मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आयोडीन की चाहे कितनी ही मात्रा हो। अर्थात कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की सांद्रता अपॉन जल में आयोडीन की सांद्रता इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CS2 अपॉन concentration of iodine in CS2 upon concentration of iodine in water is equal to K। यहाँ K एक कांस्टेंट है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट अथवा पार्टीशन कोएफिशिएंट कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो भी कहते हैं। बर्तोलो ने तथा जंग फ्लैश ने जो प्रयोग किए उन आंकड़ों की हम बात करें, प्रति 10 मिलीलीटर कार्बन डाइसल्फाइड में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C1 जैसे 1.74 है और प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2 0.0041 है। अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं C1/C2 तो उसका मान आता है K 414.0। अगर प्रति 10 मिलीलीटर CS2 में आयोडीन की मात्रा ग्राम में 1.21 है और प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2 0.032 है तो C1/C2 के आता है 403.1। अगर प्रति 10 मिलीलीटर CS2 में आयोडीन की ग्राम में मात्रा 0.66 है और प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2 0.0016 है तो हम देखते हैं C1/C2 का मान आता है 412.5। अगर प्रति 10 मिलीलीटर CS2 में आयोडीन की ग्राम में मात्रा 0.41 है और प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2 यानी 0.0010 है तो अभी भी हम इसका C1/C2 रेशियो देखें तो आता है 410.0। अगर प्रति 10 मिलीलीटर CS2 में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C1 0.071 है और प्रति 10 मिलीलीटर जल में आयोडीन की ग्राम में मात्रा C2 0.00017 है तो अभी भी हम अगर C1 C2 का मान देखें तो आता है 417.6। तो हम देख रहे हैं कि मात्राएं दोनों में बदल गई हैं, आयोडीन की मात्रा बदल गई है लेकिन जो रेशियो है C1/C2 वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार जल एवं ईथर के बीच ऑक्सैलिक एसिड सिस्टम में भी उन्होंने वितरण गुणांक यानी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के स्थिर मान प्राप्त किए थे। सन 1891 में W नर्स ने एक नियम प्रतिपादित किया जो उनके नाम पर नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है।
इस नियम के अनुसार जब कोई विलय दो परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं अमिश्रणीय द्रवों में वितरित होता है तो स्थिर ताप एवं साम्य पर दोनों विलायकों में उनकी सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। यदि विलय दोनों द्रवों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे, अर्थात जो विलय है पदार्थ है वो दोनों विलायकों में समान आणविक अवस्था में रहे। इसी प्रकार एक विलय दो अमिश्रणीय विलायकों ए तथा बी में स्वयं को वितरित करे तथा समान आणविक स्पेशी की दोनों विलायकों में सांद्रताएं Ca एवं Cb हो तो वितरण नियम के अनुसार Ca/Cb = K, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। अब हम आते हैं गतिक दृष्टिकोण से वितरण नियम की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फ्रॉम काइनेटिक्स कंसिडरेशन। माना कि विलय स्वयं को दो विलायकों ए एवं बी में वितरित करता है और साम्यावस्था पर दोनों विलायकों में विलय की सांद्रताएं क्रमशः Ca और Cb हैं। किसी निश्चित ताप पर विलय की मात्रा के लिए Ca और Cb के मान स्थिर होते हैं, अतः ऐसा प्रतीत होगा कि निकाय विराम पर है, परंतु ऐसा नहीं होता। वितरण साम्य एक गतिक साम्य है। साम्यावस्था पर विलय के अणु निरंतर गति करते हैं और समान गति से विलायक ए से निकलकर विलायक बी में और विलायक बी से निकलकर विलायक ए में जाते हैं। किसी विशेष विलायक में से विलय के निकलने की गति उस विलायक में उस विलय की सांद्रता के समानुपाती होती है। अतः विलायक ए में से विलय के निकलने की गति R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ca = K1 Ca और विलायक बी में से विलय के निकलने की गति R2 इज प्रोपोर्शनल टू Cb = K2 Cb। साम्यावस्था पर दोनों गतियां R1 व R2 समान होती हैं, दैट इज R1 = R2। अतः K1 Ca = K2 Cb और Ca/Cb = K2/K1 = K। यही नेंस्ट का नियम है और इसी प्रकार वितरण नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति भी की जा सकती है। अब हम आते हैं वितरण नियम की ऊष्मागति की व्युत्पत्ति यानी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। माना कि दो अमिश्रणीय द्रव हैं ए व बी हैं जो परस्पर संपर्क में हैं और दोनों में से एक ही विलय X विलयन में है। माना कि निश्चित ताप व दाब पर द्रव ए में विलय का रासायनिक विभव μ1 है व द्रव बी में विलय का रासायनिक विभव μ2 है। हम जानते हैं कि μ = μ0 + RT ln A। यहाँ μ0 मानक रासायनिक विभव यानी अर्थात रासायनिक विभव जब सक्रियता इकाई हो तथा A पदार्थ की सक्रियता है, अतः μ1 = μ10 + RT ln A1 एंड μ2 = μ20 RT ln A2। μ1 प्रावस्था 1 के लिए है और μ2 प्रावस्था 2 के लिए है। जहाँ A व A2 विलायक A व B में प्रावस्था 1 व 2 में विलय की सक्रियता यानी एक्टिविटी है। जब वितरण का साम्य स्थापित हो जाता है तो किसी स्थिर ताप व दाब पर दोनों विलायकों में विलय के रासायनिक विभवों के मान समान हो जाते हैं, अर्थात μ1 = μ2 और μ10 + RT ln A1 = μ20 + RT ln A2 और ln A1/A2 = μ20 - μ10 RT। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का मानक रासायनिक विभव μ10 व μ20 का मान स्थिर हो जाता है। चूंकि Rb स्थिरांक है, अतः ln A1/A2 = कांस्टेंट अथवा A1/A2 = कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यही समीकरण वितरण का सही समीकरण है। चूंकि विलयन अति तनु है, अतः आदर्श विलयन के लिए इनकी सक्रियता का अनुपात लगभग इनकी सांद्रता यानी मोल भिन्न मोलरता या मोललता के अनुपात के बराबर ही होते हैं। अतः A1/A2 = C1/C2 यानी ऑलमोस्ट इक्वल टू एंड इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। A1/A2 = C1/C2 = कांस्टेंट अथवा C1/C2 = KD = कांस्टेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। यही वितरण का नियम है। अब हम आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वे दशाएं जिनमें वितरण दृढ़तापूर्वक मान्य है। ऐसा पाया गया है कि दो अमिश्रणीय विलायकों में किसी विलय का वितरण सभी परिस्थितियों में सामान्य वितरण का नियम दृढ़ता से पालन नहीं करता है। अतः यहाँ हम उन कारकों का विवेचन करते हैं जो इस नियम की उपयुक्तता को सीमित कर देते हैं तथा यह पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में नियम भलीभांति लागू हो सकता है। पहला, संपूर्ण जो प्रायोगिक निर्धारण के समय ताप स्थिर रहना चाहिए यानी द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। दोनों विलायकों में विलय की विलेयता ताप पर निर्भर करती है। इसलिए ताप से विलेयता में परिवर्तन दोनों विलायकों में भिन्न हो सकता है। अतः नियम को सही लागू करने के लिए संपूर्ण प्रयोग के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। दोनों विलायकों में विलय का सांद्रण यथासंभव कम से कम रखना चाहिए, अर्थात विलयन आदर्श रूप से तनु होनी चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी आइडियली डाइल्यूट, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी लो।
जैसे कि हमने सारणी में देखा है, निम्न सांद्रताओं पर वितरण गुणांक का मान लगभग स्थिर रहता है, लेकिन उच्च सांद्रताओं पर यह लगातार परिवर्तित होता रहता है। अतः इस बात से यह स्पष्ट है कि सांद्रता जितनी अधिक होगी, नियम से विचलन भी उतना ही अधिक होगा। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती है, वैसे ही द्रवों की पारस्परिक विलेयता में भी परिवर्तन आता है। अतः विलयन की जितनी अधिक सांद्रता होगी, नियम से विचलन भी उतना ही अधिक होगा। थर्ड जो कंडीशन है वो है, विलय के द्वारा विलायकों की पारस्परिक विलेयता में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। दैट इज, द सॉल्यूट शुड नॉट ऑल्टर द म्यूचुअल miscibility of the two solvents. I'll once again say it. The solute should not alter the mutual miscibility of the two solvents. वितरण नियम तभी ठीक तरह से लागू हो सकता है जब दोनों विलायक परस्पर अभी अमिश्रणीय हो। तो यानी कि वितरण नियम है वो सब तभी ठीक ढंग से लागू होता है जब दोनों विलायक परस्पर इमिसिबल होते हैं तथा विलय की उपस्थिति से इनकी परस्पर विलेयता में परिवर्तन नहीं होता है, यानी सॉल्यूट मिलाने के बाद भी ये दोनों कंप्लीटली इमिसिबल रहते हैं। विलायकों के थोड़े बहुत आसपास में विलय होने पर भी यह नियम लागू हो सकता है। जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाती है, विलायकों की पारस्परिक विलेयता में भी परिवर्तन आता जाता है। वितरित पदार्थ पारस्परिक विलेयता को कम कर दें, यानी द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्वेंट सॉल्यूट इफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्यूट लोअर्स द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी। इस स्थिति में भी ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो काम नहीं करता है। इस स्थिति में यदि हम विलय की मात्रा बढ़ाते चलें तो विलायकों की पारस्परिक विलेयता कम होती जाएगी और अंततः शून्य हो जाएगी। इस स्थिति में जो वितरण अनुपात है यानी डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, शुद्ध विलायकों में विलेयताओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अतः C1 C2 विल बिकम इक्वल टू S1/S2, जहाँ S1 व S2 विलय की दोनों विलायकों में विलेयता है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। वितरण पदार्थ पारस्परिक विलेयता को बढ़ा दें, द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी इज रेज्ड। इस स्थिति में विलय की मात्रा बढ़ाने पर विलायकों की पारस्परिक विलेयता बढ़ती जाती है तथा विलय की बढ़ी हुई मात्रा दोनों प्रावस्थाओं को समान कर देती है, जिससे ये दोनों परस्पर मिश्रित हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। इस प्रकार वितरण के अनुपात लगातार परिवर्तित होता है और अंत में एक हो जाता है, यानी बाई फेज से वो एक फेज ही हो जाता है, टोटली मिसिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेलानिक एसिड व जल, यानी मेलोनिक एसिड को अगर हम जल व ईथर के वितरण में मिलाएं तो मेलोनिक एसिड की मात्रा बढ़ाने पर जो जल और ईथर है वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हो जाते हैं और हमें सिर्फ एक ही लेयर प्राप्त होती है। पारस्परिक विलेयता अनियमित रूप से बदलती हैं। यदि एक द्रव की दूसरे द्रव में विलेयता बढ़ जाए तथा दूसरे द्रव की पहले द्रव में विलेयता कम हो जाए तो ऐसी दशा में भी वितरण गुणांक भी बदल जाता है। दोनों विलायकों में विलय समान आणविक अवस्थाओं में रहना चाहिए। दैट इज, द सॉल्यूट मस्ट रिमेन इन द सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट्स। W नैश ने ज्ञात किया कि C1/C2 का मान कांस्टेंट तभी होगा जब दोनों विलायकों में विलय पदार्थ अपनी अवस्था नहीं बदलता है, अर्थात समान आणविक अवस्थाओं में रहता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। प्राय यह देखा गया है कि विलय के अणु का दोनों अथवा किसी एक विलायक में एसोसिएशन, डिसोसिएशन या सॉल्वेशन हो जाता है, जिससे विलय की आणविक अवस्था परिवर्तित होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट स्थिर नहीं रहता है। इन अवस्थाओं में वितरण नियम में संशोधन करना पड़ता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले वीडियो में हम जो विलय की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, यानी जो हमारा विलय है, सॉल्यूट है, वो किसी एक विलायक में एसोसिएटेड होता है या डिसोसिएटेड होता है या सॉल्वेटेड होता है, उससे रिलेटेड जो हमें नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को करेक्ट करना पड़ता है, तो वो करेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।